हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में हमने फोर्स वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट पढ़ लिया है। इस चैप्टर में जब हमने फोर्स स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। हमने बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट का पुश यानी कि धकेलना एंड पुल यानी कि खींचना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। लाइक हमने कहा था राइडिंग ए बाइसाइकिल, बाइसाइकिल को राइड हम करते हैं कि पैडलिंग जब करते हैं तो वो भी एक फोर्स का एग्जांपल है। कोई ड्रॉर हम ओपन कर रहे हैं वो भी फोर्स का एग्जांपल है। एंड कोई डोर को क्लोज कर रहे हैं वो भी, ड्रॉर हम ओपन कर रहे हैं वो भी, ठीक है। ये सारे किसके एग्जांपल है? फोर्स है। क्यों? क्योंकि हम कोई ना कोई एक फोर्स है जिसकी वजह से हम उसको क्या, हम फोर्स लगा रहे हैं और उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ड्रॉर ओपन हो रहा है। अगर हम उसको पुश कर रहे हैं तो ड्रॉर बंद हो रहा है। तो पुश और पुल क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो पुश और पुल हम करते हैं। फिर हमने फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल देखने के बाद हमने पढ़ा था कि कोई फोर्स जो है वो स्टेट जो है किसी मोशन की, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन से क्या मतलब था कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है या वो रेस्ट में है या फिर उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को या तो फोर्स क्या करे? चेंज कर दे, यानी कि उसकी अगर मूवमेंट में है तो उसको स्टॉप कर दे, ठीक है। अगर रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट तो उसको मूव करवा दे या फिर डायरेक्शन को चेंज कर दे, ठीक है। इन तीनों को एक साथ भी कर सकता है एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स काम, ठीक है, या फिर तीनों में से कोई एक भी काम हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या था? इसका मतलब है कि फोर्स जो है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट मोशन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। फिर हमने पढ़ा था स्टेट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी जो है वो चेंज हो सकती है फोर्स की हेल्प से। एग्जाम्पल के लिए हमने इन्फ्लेटेड बलून की हेल्प ली थी। हमने कहा था कोई इन्फ्लेटेड बलून है। इन्फ्लेटेड बलून मीन्स फूला हुआ गुब्बारा है हमारे पास। हमने उसको क्या किया था? प्रेस किया था अपने दोनों हैंड्स के साथ। जैसे हम उसको प्रेस करते हैं तो उसकी शेप में चेंज आ जाता है। उसको हमने बोला था कि शेप में भी चेंज आ सकता है फोर्स अप्लाई करने की वजह से। फिर हमने पढ़े थे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। हमने बताया था कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स जो है एक दूसरे के क्या होते हैं? इंटरेक्शन में होते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट में होती हैं। लाइक मूविंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहा है? हमारे हैंड एंड जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? एक दूसरे के इंटरेक्शन में है, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है। तो हमने कहा था कि कौन सा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने क्या कहा कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे, तो उन फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फिर हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस को फर्दर क्लासिफाई किया था। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमने टू टाइप्स के बताए थे। वन इज मस्कुलर फोर्स एंड सेकंड वन इज द फ्रिक्शन। मस्कुलर फोर्स में हमने बताया था कि मसल्स के एक्शन की वजह से जो फोर्स होता है उसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। एंड फ्रिक्शन फोर्स क्या था? दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेस पे जो फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स हमने बताया था। फिर नेक्स्ट जो हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा था तो उसमें हमने क्लासिफाई किया था तीन पार्ट्स में। नंबर वन हमने क्या कहा था कि एक तो हमने पढ़ा था इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमने पढ़ा था। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि कोई जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने बताया कि अगर हम एयर में अप कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है, थ्रो कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक नीचे आ रही है। वो किसकी वजह से हो रहा था? ग्रेविटेशन, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। जो प्लैनेट्स होते हैं लाइक सन, मून, अर्थ, ये सभी क्या करते हैं? इनका ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इसके अलावा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एक हमने मैग्नेटिक फोर्स भी पढ़ा था, जिसमें हमने एग्जांपल दिया था कि कोई हमने मैग्नेट है हमारे पास, वो दूसरे अगर हम आयरन नेल्स के पास या आयरन के पीसीज के पास अगर मैग्नेट को लेकर जाते हैं तो वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है अगर मैग्नेट के सेम पोल सामने आ जाते हैं। वो मैग्नेटिक फोर्स हमने बताया था। एंड वन हमने एग्जांपल के हिसाब से बताया था कि हमको हमारे पास कोई कॉम्ब है, अगर हम उसको रब करते हैं अपने हेयर्स में और फिर आयरन के पेपर के छोटे छोटे पीसीज के पास हम उस कॉम्ब को लेकर जाते हैं तो वो पीसीज, जो पेपर के पीसीज है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और उस फोर्स को हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि वो चार्ज की बॉडी के ऊपर जो फोर्स काम करता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं।
इस तरीके से हमने जो फोर्स वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था और अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर वाला पार्ट। ठीक है, तो प्रेशर को हम समझते हैं, एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे कि प्रेशर होता क्या है। तो जैसे आप क्या करें, अपने पास एक पेंसिल होगी, ठीक है, तो उस पेंसिल के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ये जो शार्पेंड एंड होता है और दूसरा एंड को हम बट एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट एंड। ठीक है, ये बट एंड हम बोलते हैं। एक शार्पेंड एंड होता है और एक बट एंड होता है। और हमारे पास आपने क्या लेना है, कुछ पीसेस पेपर के पीस लेने हैं या फिर पेपर की शीट लेनी है, 3 शीट्स कुछ पेपर की, मानो 5-6 शीट्स आपने लेनी है। फिर उसके आपने एक बार तो क्या करना है, ये जो बट साइड है, बट एंड है पेंसिल का, उससे आपने प्रेस करना है। ठीक है, और एक बार आपने क्या करना है, जो शार्पेंड एंड है उससे आपने प्रेस करना है उन पेपर के जो शीट्स दिए उनके ऊपर। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपको दिखेगा कि जैसे ही आपने बट एंड की तरफ से प्रेस किया था तो उसकी वजह से क्या हो गया, इंप्रेशन आ गया, वहां पर निशान पड़ गया है। ठीक है, उन पेपर की शीट्स के ऊपर। और अगर आप इधर से प्रेस करते हो शार्पन एंड की तरफ से, तब क्या हो रहा है कि उसमें जो है होल हो रहा है, पेपर की शीट्स जो है उनमें होल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या रीजन होता है, इसका रीजन होता है प्रेशर। तो अब हम प्रेशर की डेफिनेशन देखते हैं, क्या डेफिनेशन होती है। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भी एक टाइप का फोर्स ही होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो प्रेस भी करना क्या है, फोर्स ही तो कहलाता है। तो प्रेशर भी क्या है, टाइप ऑफ फोर्स ही है। ठीक है, प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड as the force, it is defined as the force acting per unit area of an object. इट इज डिफाइंड एज द फोर्स, एक फोर्स ही रहेगी, कैसा फोर्स, जो काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है कहां पर यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के एक यूनिट एरिया पर जो फोर्स काम करता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, तो क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। हम मैथमेटिकल टर्म में इसको क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, क्लियर। क्या इसका क्या मतलब है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, तो एक यूनिट एरिया में जितना फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स को हम बोलते हैं कि वो प्रेशर लग रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू F डिवाइड बाई A। ठीक है, P मीन्स प्रेशर, F मीन्स फोर्स एंड A मीन्स एरिया। क्लियर। तो आपको यहां से क्या समझना है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज ए टाइप ऑफ फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया पर काम कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर की जो यूनिट होती है, जैसे हम वेट की यूनिट डिफाइन करते हैं किलोग्राम, ग्राम, ऐसे ही प्रेशर की भी यूनिट होती है पास्कल। ठीक है, तो यूनिट क्या होती है प्रेशर की, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। ठीक है, और जो फोर्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप इधर से क्या लिख सकते हो कि जो प्रेशर है, यानी कि प्रेशर की यूनिट क्या होगी, पास्कल। ठीक है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन लिखोगे आप। ठीक है, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पास्कल किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पास्कल किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 पास्कल किसके इक्वल होगा, तो 1 पास्कल को आप कैसे डिफाइन करोगे,
1 न्यूटन का फोर्स जब 1 मीटर स्क्वायर पर एक्ट करेगा तब हम उस फोर्स को बोलेंगे कि वो क्या है, 1 पास्कल प्रेशर है। ठीक है, यानी कि 1 पास्कल अगर आपने बताना है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन। न्यूटन को आप कैपिटल एन से लिख सकते हो, 1 न्यूटन डिवाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया है और उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, तो कितना प्रेशर होगा हमारे पास, 1 पास्कल प्रेशर वहां पर एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या बता दिया, यूनिट बता दी प्रेशर की। ठीक है, इस और भी जैसे हमने एक एग्जांपल इसमें बता दिया, आपने पेंसिल की हेल्प लेके और भी एग्जांपल्स आप बता सकते हो। जैसे कि आपके पास आयरन नेल्स की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आयरन नेल्स होती हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं उनको कोई भी हमें फोटो फ्रेम या कुछ भी हैंग करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको दीवार में फिट करते हैं अपनी वॉल्स के अंदर। ठीक है, तो जो आयरन का जो शार्पन एंड, आयरन नेल का जो शार्पन एंड होता है उसको हम इस तरफ रखते हैं। ठीक है, और इस पार्ट को हम पीछे की तरफ रखते हैं और इधर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी हैमर की हेल्प से। ठीक है, तो ये क्या होता है, बिल्कुल दीवार में फिट हो जाता है। तो इसका रीजन क्या होता है, ये भी प्रेशर है क्योंकि बिल्कुल शार्पन एंड हम इधर एक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ये फोर्स हम इधर से अप्लाई करेंगे। हम यहां से इस तरीके से क्यों नहीं अप्लाई करते कि इसको हम इधर लगाएं और इधर से हम फोर्स लगाने की कोशिश करें, तो ऐसे क्यों नहीं करते, यह भी हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसका क्या रीजन होता है, जैसे हमने क्या कहा कि जो प्रेशर है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, यहां से देखो आप, जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। इसका मतलब क्या है, प्रेशर और एरिया के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। यानी कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर कम होगा तो एरिया बढ़ेगा। ठीक है, एरिया कम प्रेशर बढ़ा, एरिया बढ़ा प्रेशर कम। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है हमें इस रिलेशन से कि प्रेशर और एरिया में इनवर्सली रिलेशन है। इनवर्सली रिलेशन का मतलब क्या है, अगर ये एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, और प्रेशर अगर कम है तो एरिया ज्यादा होगा। आई बात समझ, जैसे आप इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे हमारे पास क्या है, 4 डिवाइड बाय 2 हम करते हैं। ठीक है, तो 4 को हम डिवाइड, जैसे हमने यहाँ पे फोर्स तो फिक्स रखा, जितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उतना ही है, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास फोर्स 4 न्यूटन है और एरिया आपके पास 2 मीटर स्क्वायर है, तो प्रेशर, जो हमारा प्रेशर है वो कितना आ जाएगा, जो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 पास्कल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इस जो हमने एरिया लिया है 2 मीटर स्क्वायर, इसको हम कम कर देते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये मेरा ज्यादा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कम करके, मान लो हम इसको 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये तो 4 एज इट इज रहेगा और इसको हमने 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो इसको 1 मीटर स्क्वायर लेने के बाद कितनी वैल्यू आई आपकी, 4 पास्कल। ठीक है, पहले जब आपने 2 मीटर स्क्वायर एरिया लिया था तो प्रेशर की वैल्यू आई थी 2 पास्कल, लेकिन आपने एरिया को कम कर दिया। एरिया कम करते ही एरिया कितना किया, 1 कम किया आपने, 1 आ गया यहाँ पर, और एरिया कम करते ही प्रेशर की जो वैल्यू कितनी है, 4 पास्कल। ठीक है, यानी कि जैसे आपने एरिया को कम किया वैसे ही प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी आपकी। अब हम देखते हैं कि क्या अगर हम प्रेशर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, सॉरी एरिया को बढ़ा देते हैं तो प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा, ये चीज हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले 2 था, फिर हमने कम किया 1, हम 2 से अब बढ़ा देते हैं, बढ़ाकर हम कर देते हैं 4। ठीक है, हमारा एरिया भी 4 न्यूटन है और फोर्स अपना 4 न्यूटन है और एरिया को हम कर देते हैं 4 मीटर स्क्वायर। तो इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा प्रेशर, 1 पास्कल हमारा प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, जो हमने 2 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया तो प्रेशर था 2 पास्कल, और 2 से बढ़ाकर जब हमने 4 मीटर स्क्वायर एरिया लिया तो प्रेशर कितना हो गया, 1 पास्कल। यानी कि अगर हम एरिया को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमने बढ़ा दिया, अगर हम एरिया को हम बढ़ा रहे हैं, हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए, इसका मतलब बढ़ाना, बढ़ा रहे हो एरिया को। ठीक है, एरिया को जैसे आपने बढ़ाया, देखो यहाँ पे 2 था, 2 से आपने 4 किया सीधा, जैसे आपने एरिया को बढ़ाया तो प्रेशर क्या है, 2 से क्या हो गया, 1 आ गया। इसका मतलब प्रेशर क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। ठीक है, जब आप एरिया को बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप कहोगे दूसरे एग्जाम्पल में,
कि जैसे आपने एरिया को कम किया, एरिया पहले 2 था, फिर आपने एरिया को कम किया। अगर आप एरिया को कम करते हो, एरिया को कम करते हो, ठीक है, तो इससे क्या पता लग रहा है हमें, जैसे मैंने एरिया को कम किया तो प्रेशर मेरा क्या हो गया, 2 से 4 यानी कि बढ़ गया, ठीक है। तो प्रेशर यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। तो यानी कि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। जब ऐसे होता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ रही है, जब ऐसा रिलेशन दो यूनिट्स या 2 चीजों के बीच में आता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो इनवर्सली रिलेशन है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया, ठीक है। यहां से आपको क्या समझ में आया, pressure is inversely related to area, ठीक है। प्रेशर जो है इनवर्सली रिलेटेड है किसके साथ, एरिया के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, यानी कि इफ एरिया इज इंक्रीज्ड, अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं देन प्रेशर विल डिक्रीज, तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। एंड इफ एरिया इज डिक्रीज्ड, अगर एरिया को हम डिक्रीज करते हैं then pressure, एरिया को हमने क्या किया, डिक्रीज, देन प्रेशर विल इंक्रीज, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इनवर्सली रिलेशन, ठीक है। तो अब हम क्या बता रहे थे कि जो आयरन नेल होती है, आयरन नेल का शार्पन एंड जो है इसका एरिया क्या होता है, कम होता है, और जो ये वाला पार्ट होता है आयरन नेल का, इसका एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अब इसका एरिया ज्यादा है तो यहां पर हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया अगर ज्यादा है, देखो एरिया ज्यादा तो फोर्स कम, अगर यहाँ पर एरिया क्या है, ज्यादा है, तो हमें जो है इसको दीवार में फिट करने के लिए, वॉल में फिट करने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इधर से फिट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एरिया कम हो जाता है इसके कंपैरिजन में, तो हमें यहाँ पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको वॉल में फिट करने के लिए। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें कम से कम फोर्स अप्लाई करना पड़े, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ से दीवार की तरफ फिट करेंगे और इधर से हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसी रिलेशन को बोलते हैं हम इनवर्स रिलेशन। और रीजन क्या बताया हमने, क्योंकि एरिया इधर ज्यादा है, ज्यादा एरिया होने की वजह से यहाँ पर फोर्स कम लगाना पड़ेगा, इसीलिए हम इस तरफ, इस एंड के ऊपर, फ्लैट एंड जो होता है आयरन नेल का, उधर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और दीवार में फिट करते हैं उसको, ठीक है। और भी एग्जाम्पल आप बता सकते हो, तो आपने क्या बुक से एग्जाम्पल देखने हैं और उनको पढ़ने की कोशिश करने की कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं इसका यहाँ पर। तो हमने क्या कहा कि प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है किसके साथ, एरिया के साथ, और उसका एक एग्जाम्पल हमने आयरन नेल की हेल्प से पढ़ा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम क्या कह रहे हैं, जो हमारे स्कूल बैग्स होते हैं उनकी जो शोल्डर की स्ट्रैप्स होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी ब्रॉडर होती है, ठीक है। वो ब्रॉडर होने का मीन्स, ब्रॉडर मीन्स चौड़ी होना, ठीक है। वो ब्रॉडर होने से हमें क्या हेल्प मिलती है कि वो ब्रॉडर हो जाती है तो उनका एरिया क्या बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने के बाद जो बुक्स का जो फोर्स होता है वो फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। बुक्स का फोर्स कम हो जाता है, वो पूरे एक लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसी की वजह से हमें कम फोर्स जो है वो हमें सहन करना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो क्या है, प्रेशर पूरा फोर्स तो जितना है उतना ही है बुक्स का, तो जितनी बुक्स हैं वही रहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टेप्स को थोड़ा कम ब्रॉड करते हैं तो हमें ज्यादा प्रेशर फील होता है, ज्यादा फोर्स फील होता है। अगर वही स्टेप्स जो ब्रॉड हो जाती हैं थोड़ी, तो हमें कम फोर्स या प्रेशर फील होता है, ठीक है। इसीलिए बैग्स जो होते हैं, स्कूल बैग्स, उनकी जो शोल्डर की जो स्टेप्स होती हैं वो क्या होती हैं, ब्रॉडर होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, द shoulder straps of school bags are broader
चौड़ी होती हैं, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द फोर्स ऑफ द बुक्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लार्ज एरिया, लार्ज एरिया, ठीक है। एंड दिस डिक्रीजेस द प्रेशर, ये प्रेशर को कम कर देता है। एंड it become easier to hold the bag, तो बैग को होल्ड करना, पकड़ना उसको क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या होती है, बैग्स की जो स्टेप्स होती हैं वो क्या होती हैं, ब्रॉडर होती हैं, ठीक है। तो हमने प्रेशर को अच्छे से पढ़ा और उसकी यूनिट्स हमने देखी और प्रेशर का जो एरिया के साथ रिलेशन है वो देखा और कुछ एग्जांपल्स भी देखे। तो ये सब कुछ जब हमने पढ़ा तो ये सॉलिड के ऊपर जो प्रेशर काम कर रहा है वो पढ़ा हमने। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो लिक्विड और गैसेस होती हैं क्या उन पे भी फोर्स इसी तरीके से एक्ट होता है, क्या वो भी फोर्स प्रेशर अप्लाई करती हैं। तो वहां पर लिक्विड और गैसेस के केस में प्रेशर कैसे काम करता है वो हमने पढ़ना है और हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब तक जो भी आपको पढ़ाया गया है आप अच्छे से इसको पढ़िए, वीडियोस को देखिए और अपना सिलेबस कवर कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।